तो बच्चों, हाउ आर यू ऑल। तो हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा था? हम लोग डिस्कस कर रहे थे बोहर्स मॉडल ऑफ एटम, और बोहर्स मॉडल ऑफ एटम तक सभी बच्चों ने कर लिया है। ये मुझे सभी बच्चों ने बता दिया था, मैसेज में बता रहे थे कि सर हमारा बोहर मॉडल तक कंप्लीट हो गया है। तो अब मैं आपका अगला टॉपिक लेकर के चल रहा हूँ बोहर मॉडल से आगे का, और टॉपिक का हमारा नेम है डी ब्रोगलीज कंसेप्ट, और एक हम लोग डिस्कस करेंगे हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। दो टॉपिक हैं। आप लोगों ने बोहर मॉडल के फेलियर में ये बात डिस्कस की है कि बोहर मॉडल इन दो बातों को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। हालांकि काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, बट इन दोनों बातों की हम यहाँ पर बात करेंगे। डी ब्रोगली कंसेप्ट को बोहर मॉडल नहीं एक्सप्लेन कर पाया था, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को ही एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो इन दोनों बातों को अब हम एक्सप्लेन करेंगे कि होती क्या है डी ब्रोगली कंसेप्ट, और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है। तो सबसे पहले हम डी ब्रोगली कंसेप्ट की बात करते हैं। डी ब्रोगली एक साइंटिस्ट का नेम है, और इन्होंने 1924 में एक बात कही कि जितने भी हमारे मूविंग पार्टिकल्स होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन हाँ कहेंगे, प्रोटॉन तो खैर न्यूक्लियस में फिक्स होते हैं, पूरा एटम हम लोग कहते हैं, ठीक है ना। तो उनके अंदर दो करैक्टर पाए जाते हैं, और वो दो करैक्टर कौन कौन से? पार्टिकल करैक्टर एज वेल एज वेव करैक्टर। मतलब ऑल द मूविंग पार्टिकल्स हैव ड्यूअल करैक्टर, पार्टिकल करैक्टर एज वेल एज वेव करैक्टर। तो डी ब्रोगली 1924 एडवांस द आइडिया दैट ऑल मूविंग पार्टिकल्स हैव ड्यूअल करैक्टर। जितने भी हमारे मूविंग पार्टिकल्स हैं इनमें ड्यूअल करैक्टर होता है। ड्यूअल करैक्टर का मतलब इनमें पार्टिकल करैक्टर भी पाया जाता है और वेव करैक्टर भी पाया जाता है। और अपने इस कंसेप्ट के ऊपर डिपेंड करते हुए डी ब्रोगली साइंटिस्ट ने एक इक्वेशन बनाई, और उस इक्वेशन का नाम रखा डी ब्रोगलीज इक्वेशन। तो अब हम वही डिस्कस करते हैं कि डी ब्रोगली ने अपनी इक्वेशन क्या बनाई। So name of the topic is de Broglie's equation. डी ब्रोगली कहता है कि अगर लाइट के अंदर पार्टिकल करैक्टर है तो उसकी एनर्जी कितनी है। पॉइंट नंबर 1 में डी ब्रोगली कहता है इफ लाइट हैव पार्टिकल करैक्टर, अगर लाइट के अंदर पार्टिकल करैक्टर है तो उसकी एनर्जी कितनी होगी? इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर होगी। और ये किस इक्वेशन के अकॉर्डिंग है? दिस इज अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इक्वेशन। अब हम कंसीडर करते हैं कि अगर लाइट के अंदर वेव करैक्टर प्रेजेंट है तब लाइट की एनर्जी कितनी होगी। तो दोनों बात है, पार्टिकल एंड वेव, दोनों बातें वो लेकर के चल रहा है। लाइट के अंदर दोनों चीजें प्रेजेंट होती है, पार्टिकल करैक्टर एज वेल एज वेव करैक्टर। तो इसी तरह इसीलिए उसने लाइट को कंसीडर करके लिया। तो इसकी एनर्जी किसके इक्वल होगी? अगर लाइट में वेव करैक्टर है तो E इज इक्वल टू एच न्यू। और ये हमारे पास किससे आया है? ये हमारे पास आया है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से। दिस इज प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी एंड दिस इज आइंस्टाइन इक्वेशन। दोनों ही E के इक्वल है, E के इक्वल ये भी है, E के इक्वल ये भी है। तो हम यहां पर लिखेंगे 1 and 2। इससे और इससे हमारे पास क्या आ गया? एम सी स्क्वेयर इज इक्वल टू एच न्यू। दोनों इक्वल आ गए। और हमें पता है न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होती है? सी बाय लैम्डा के इक्वल होती है। ये भी मैंने आप लोगों को कराया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जब बताया, उससे पहले ये बात बताई थी। फ्रीक्वेंसी सी बाय लैम्डा होती है, तो रख देते हैं फ्रीक्वेंसी की जगह सी बाय लैम्डा। तो हमारे पास बन गया एम सी स्क्वेयर इज इक्वल टू एच इंटू सी बाय लैम्डा। सी से सी हमारा कैंसल हो गया,
लैम्डा इधर mc नीचे, तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया लैम्डा इधर चला गया h/mc, h इधर ही रह गया, लैम्डा इधर mc नीचे आ गया। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है लाइट के लिए। इसमें m मास ऑफ फोटोन है और c स्पीड ऑफ लाइट है। अगर हम इसको चेंज करके लिखें और हम इसको लिख दें मास ऑफ फोटोन की जगह मास ऑफ पार्टिकल लिख दें और c हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट होती है, इसकी जगह किसी पार्टिकल की स्पीड कर दें यानी कि v कर दें। मास का सिंबल m ही रहेगा, c सिंबल होता है स्पीड ऑफ लाइट का, उसकी जगह किसी पार्टिकल की स्पीड लिखते हैं जिसका सिंबल v होता है। तो हमारे पास इक्वेशन बन गई लैम्डा इज इक्वल टू mv, m मल्टीप्लाई v कर लो या सीधा लिख लो mv, एक ही बात है। तो ये इक्वेशन हमारे पास तैयार हुई है विच इज नोन एज डी ब्रोगलीज इक्वेशन। इसके हम लोग न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। अब मास इंटू वेलोसिटी होता है मोमेंटम, तो आप इसको यू भी लिख सकते हो, लैम्डा इज इक्वल टू h बाई p इज द सिंबल फॉर मोमेंटम। तो लैम्डा h/mc है, लैम्डा h/mv हो गया एंड लैम्डा h/p भी हो गया। ठीक है जी। अब h तो आपके पास कांस्टेंट है, h इज अ कांस्टेंट नोन एज प्लैंक्स कांस्टेंट, तो आप इसको यूं भी लिख सकते हो कि लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम। जो लैम्डा है मतलब वेवलेंथ है, ऐसी वेव की वेवलेंथ जिसके अंदर पार्टिकल करैक्टर भी है, वेव करैक्टर भी है, तो ऐसे वेव की जो वेवलेंथ है वो उसके मोमेंटम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। क्लियर है। तो न्यूमेरिकल में h/mv भी यूज़ करना पड़ सकता है अगर मास एंड वेलोसिटी अलग अलग दे रखी है, और अगर मोमेंटम दे रखा है देन लैम्डा इज इक्वल टू h बाई p। इससे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। मैं आपको एक न्यूमेरिकल करके दिखा देता हूँ कैसे इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आता है। फॉर एग्जाम्पल लेट अस कंसीडर हमारे पास एक न्यूमेरिकल दिया है, फाइंड वेवलेंथ ऑफ ए 100 ग्राम पार्टिकल। फाइंड वेवलेंथ ऑफ ए 100 ग्राम पार्टिकल। 100 ग्राम का पार्टिकल है, इसकी वेवलेंथ हमें निकालनी है मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ, मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। 100 ग्राम का ही पार्टिकल है और 100 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है और आपको इसकी वेवलेंथ निकालनी है। तो वेवलेंथ निकालनी है, हम लिखेंगे लैम्डा, तो हमने निकालना है 100 ग्राम पार्टिकल है, मास आपने इसका लिखा है 100 ग्राम, लेकिन यहाँ पर हमने जो इक्वेशन है उसमें है मास हमारा किलोग्राम में लेना है, तो इसको किलोग्राम में बदलेंगे 100 बाई 1000, 0.1 kg। तो मास ये हो गया हमारा। मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ, वेलोसिटी आपको दे रखी है 100 मीटर पर सेकेंड। इक्वेशन आपको पता ही है, लैम्डा इज इक्वल टू h/m। वैल्यू पुट करते हैं, h इज अ प्लैंक्स कांस्टेंट 6.626 × 10⁻34 जूल सेकेंड इसकी वैल्यू होती है। m इज द मास, मास यहाँ आपको दिया गया है 0.1 kg और v इज द वेलोसिटी, इट इज 100 मीटर पर सेकेंड। तो आपने अब इसको कैलकुलेट कर देना और कैलकुलेट करके आपके पास आएगा 6.626 10⁻⁻35। वेवलेंथ आई है तो यूनिट आपकी मीटर लगेगी साथ में। तो ये आपके पास न्यूमेरिकल था, वेवलेंथ पूछी थी, h हमें ऑलरेडी पता होना चाहिए, प्लैंक कांस्टेंट होता है इसकी ये वैल्यू होती है। दे भी सकते हैं न्यूमेरिकल में, हो सकता है ना भी दे, हो सकता है आपको अभी यहाँ वेवलेंथ निकाल लिया, हो सकता है किसी केस में m निकालना पड़ जाए, किसी केस में v निकालना पड़ जाए। तो इन चारों में से एक चीज़ आपको निकालनी होगी, बाकी चीज़ें आपको गिवन होगी। h कांस्टेंट होता है, इसकी यही वैल्यू होगी हमेशा, दे ना दे तब भी। तो ये हमारे पास था डी ब्रोगली
इक्वेशन के बारे में और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बताता हूँ इस इक्वेशन की सिग्निफिकेंस क्या है। डी ब्रोगली ने जो ये इक्वेशन दी लैम्डा एच ओवर एम वी, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? सिग्निफिकेंस ऑफ डी ब्रोगलीज इक्वेशन। डी ब्रोगली ने जो ये इक्वेशन दी, इसकी सिग्निफिकेंस जो है केवल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए है। इट हैज सिग्निफिकेंस ओनली फॉर द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, ओके, बट हैज नो सिग्निफिकेंस for big moving objects। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए ये इक्वेशन आपकी सही है, इलेक्ट्रॉन वगैरह के लिए, लेकिन जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, बिग मूविंग ऑब्जेक्ट्स है, कार चल रही है, ट्रक चल रही है, बस चल रही है, इनके लिए इस इक्वेशन की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। लेकिन हम लोग तो हमारी डेली लाइफ में बिग ऑब्जेक्ट्स के कांटेक्ट में आते रहते हैं, सो इट हैज़ नो सिग्निफिकेंस इन आवर डेली लाइफ। नो सिग्निफिकेंस इन आवर डेली लाइफ। तो आपके पास अगर आ जाए व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द डी ब्रोगली इक्वेशन, आपने यही बात लिखनी है कि इसकी सिग्निफिकेंस माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए होती है, बट हमारी डेली लाइफ में हम बिग ऑब्जेक्ट्स के कांटेक्ट में आते रहते हैं, दैट इज़ वाई इट हैज़ नो सिग्निफिकेंस इन आवर डेली लाइफ। इसे हम वेरीफाई भी कर सकते हैं एक एग्जाम्पल लेकर के। हम लोग एग्जाम्पल लेकर के वेरीफाई करते हैं कि मान लो आपके पास कोई इलेक्ट्रॉन है। सबसे पहले हम डी ब्रोगली इक्वेशन उस इलेक्ट्रॉन के लिए लगाएंगे, और इलेक्ट्रॉन का मास हमारे पास 9.1 10⁻³ kg होता है, और हम मान लेते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन जो सा है किस स्पीड से चल रहा है। लेट अस कंसीडर दैट इलेक्ट्रॉन इज ट्रेवल विद अ स्पीड ऑफ 10⁵ मीटर/सेकेंड। हम कंसीडर कर रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन जिसका मास इतना होता है और वो इस स्पीड से चल रहा है, उसके लिए हम डी ब्रोगली इक्वेशन लगाएं h ओवर mv। h is the Planck constant 6.626 10⁻³ m is the mass 9.1 10⁻³ kg, v is the velocity 10⁵ मीटर/सेकेंड। ये वेलोसिटी की जगह ये रख दिया, मास की जगह ये रख दिया, प्लैंक कांस्टेंट हमें पता ही था कितना था, और इसको कैलकुलेट किया। कैलकुलेट करके हमारे पास वैल्यू आई 7.27 10⁻⁹ मीटर। मतलब ये वैल्यू आपके पास जो आई है इतनी बड़ी है, कैन बी कैलकुलेटेड। इस वैल्यू को कैलकुलेट किया जा सकता है, 10⁻⁹ है, ठीक है ना। हालांकि 10⁻⁹ काफ़ी छोटा होता है, लेकिन अगर हम यही चीज़ किसी बिग ऑब्जेक्ट्स के लिए लगाएंगे ना, तो आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा छोटी आएगी, उसे आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो ये वैल्यू इतनी है कि इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट इज़ वाई डी ब्रोगली इक्वेशन है सिग्निफिकेंस फॉर इलेक्ट्रॉन, यानी कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए ये इक्वेशन एप्लीकेबल है, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन करने से जो वैल्यू निकलती है वो इतनी होती है कि उसको कैलकुलेट आसानी से किया जा सकता है, कैन बी कैलकुलेटेड। अब हम कंसीडर करते हैं कि कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है बल्कि कोई बॉल है, और उस बॉल का जो मास है दैट मास इज 0.1 kg। क्लियर? लेट अस कंसीडर अ बॉल and ball has mass 0.1 kg and that ball is moving with this speed। अब हम इसका वेवलेंथ कैलकुलेट करते हैं h ओवर mv करके। h is 6.626 10⁻⁻34, m is the mass 0.1, v is the speed 10⁵ मीटर/सेकेंड। हमने वही वैल्यू रख दी, मास ऑफ बॉल रख दिया, उसी स्पीड से चल रहा है जिस स्पीड से हमने इलेक्ट्रॉन का निकाला। अब हम इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास वैल्यू आएगी 6.626 10⁻⁻38 मीटर। पिछले केस में कितना आया था 10⁻⁹ और यहाँ 10⁻�38।
ये वैल्यू इतनी ज़्यादा छोटी है दैट इट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, इस इतनी छोटी वैल्यू को कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। मतलब बॉल पर बिग ऑब्जेक्ट्स पर जब हमने डी ब्रोगली इक्वेशन को अप्लाई किया तो वैल्यू इतनी छोटी आई हम उसे कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। दैट इज वाई इट हैज़ नो सिग्निफिकेंस इन अवर डेली लाइफ। लेकिन इसकी सिग्निफिकेंस किसके लिए थी? इलेक्ट्रॉन के लिए, यानी कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए इसकी सिग्निफिकेंस थी। तो ये हमने डिस्कस कर लिया डी ब्रोगली इक्वेशन के बारे में। मैंने आपको एक न्यूमेरिकल भी करके दिखा दिया कैसा है। प्रैक्टिस के लिए मैं आपको पीडीएफ फाइल भेजूंगा न्यूमेरिकल्स की, आप सब ने वो सॉल्व करके देखने हैं। अगर कोई डाउट आता है, प्रॉब्लम आता है तो मुझसे पूछनी है। तो डी ब्रोगली ही लेंगे आज। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अगला टॉपिक है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।